हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस। तो पूरी पॉलिटी आपकी कवर कर लेंगे हम केवल एक वीडियो में नोट्स के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें पॉलिटी का जहाँ पे भी सिलेबस आता है उसके लिए आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे आप क्विक रिविजन भी कर सकते हैं कंप्लीट पॉलिटी का। ठीक है, केवल एक वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ये बात। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संविधान से। तो संविधान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो संविधान एक सर्वोच्च कानून है और इस कानून से सरकार चलाई जाती है। वह सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान करती है और इस कानून को बनाने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा कि दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन हेनरी मैन ने किया था। इसलिए हेनरी मैन को संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि संविधान सभा का विचार का प्रतिपादक किस व्यक्ति ने किया था या प्रतिपादक कौन है, तो हेनरी मैन हो जाएगा। ठीक है, हेनरी मैन बेसिकली था कौन, एक ब्रिटिश नागरिक था। तो आगे देखिए इसमें अमेरिका के बारे में पढ़िए थोड़ा सा कि संविधान का सबसे पहला संविधान कहाँ पे बना था, संविधान सभा पहले कहाँ पे बनी थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया का पहला संविधान कौन सा है। तो दुनिया की पहली संविधान सभा का गठन अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में 1787 में हुआ था। ठीक है, और इसी ने दुनिया का पहला संविधान बनाया। इस संविधान में 7 अनुच्छेद यानी 7 आर्टिकल्स थे और इस संविधान को 1789 में लागू किया गया। जेम्स मैडिसन अमेरिका का संविधान निर्माता था, इसलिए जेम्स मैडिसन को संविधान का पिता भी कहते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको। आगे देखिए, तो दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का हो जाएगा। सबसे पुराना संविधान भी किसका है, ब्रिटेन का है। अब आगे देखिए संविधान सभा और संविधान के बारे में। तो सबसे पहला संविधान आपके पास हो जाएगा अमेरिका का, सबसे पुराना संविधान अमेरिका, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हो जाएगा आपके पास अमेरिका। जेम्स मैडिसन को इसका संविधान का प्रतिपादक भी बोला जाता है और हेनरी मैन ने संविधान सभा की धारणा प्रस्तुत की थी। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो अलग अलग देशों में संविधान के बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे विकास हुआ था संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फ्रांस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि दुनिया की दूसरी संविधान सभा का गठन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था और इसी ने दुनिया का दूसरा संविधान बनाया था। इस संविधान को 1791 में लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत के बारे में बात करते हैं अब इसके बाद में कि भारत में संविधान किस तरीके से बनकर तैयार हुआ था। तो भारत के इतिहास में संविधान सभा का पहली बार उल्लेख तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में किया था। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बन जाता है यहाँ पे कि पहली बार संविधान सभा का उल्लेख कहाँ पर किया था और किसने किया था। तो स्वराज विधेयक में किया था, किसने किया था कि तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। ये बात क्लियर है। आगे देखिए, संविधान सभा पर पहला भाषण महात्मा गांधी जी ने दिया था 1922 में और संविधान सभा की पहली बार मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी 1924 में और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता थे। ठीक है, तो आगे देखिए कि भारत की जनता में संविधान सभा को लोकप्रिय पंडित नेहरू ने बनाया था। आगे देखिए नेहरू कमेटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा 1928। अब जिस तरीके से संविधान बनकर तैयार हुआ था ना कि क्या क्या उसमें प्रोसेस थी, किस तरीके से उसका विचार का प्रतिपादन आया, किस तरीके से लोगों ने इसको धीरे धीरे अपनाया, तो वो पूरी प्रोसेस के बारे में हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विचार का प्रतिपादन देख लिया कि किसने सबसे पहले इसके बारे में विचारधारा रखे थे अपने। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने कब इसके बारे में जिक्र किया, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने उसके बारे में बताया था, देन उसके बाद नेहरू कमेटी। आगे देखिए 1928 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के सभापति थे और इस कमेटी ने स्वराज संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। यह संविधान आज़ादी से पहले भारतीयों द्वारा बनाया गया एकमात्र संविधान था। आगे देखिए एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय, ये कौन थे कि रॉय ने ही भारत में संविधान के विचार का प्रतिपादन किया और रॉय ने ही 1934 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। तो संविधान सभा बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा और संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन भी इसी ने किया था भारत में।
यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की संविधान सभा बनाने में सर्वाधिक योगदान पंडित नेहरू का था। नेहरू ने 1938 में निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। तो कि संविधान सभा है वो निर्वाचित होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। तो ये विचार किसके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। आगे देखिए, विंस्टन चर्चिल कौन था? चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का नेतृत्व किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा आपके पास। चर्चिल ने 1940 में भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की। उत्तरदायी शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित को प्रस्ताव क्या है? 8 अगस्त 1940। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव किसको कहा जाता है या अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 को हुआ था निम्नलिखित को प्रस्ताव। इसमें बेसिकली था क्या? देखिए आगे, यह प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से संविधान सभा बनाने का पहला प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। ठीक है, भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये ऐसा प्रस्ताव दिया गया था अंग्रेज सरकारों के द्वारा। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन आपका था 23 मार्च से 30 मार्च तक आपके 1942 में। इस मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और इस मिशन ने भारत को अधिराज्य यानी आधी आज़ादी देने की घोषणा की थी। आगे इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट कि कब आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपके पास 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें ही आपका करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त महीने में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन में कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे। वेवेल ने 1945 में अपनी योजना प्रस्तुत की। इसका संबंध अंतरिम सरकार से था। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च से 16 मई 1946। तो इस मिशन में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आते हैं। पहला था आपके पास पैथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा था आपके पास एबी अलेक्जेंडर। तो 3 व्यक्ति आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस इनमें अध्यक्ष था। तो इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना पेश की और इसे ही कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया और भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार होगी। अंतरिम सरकार मतलब 2 सितंबर 1946 को बोला था ये। तो भारत में एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 सदस्य होंगे। इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था। आगे देखिए 389 सदस्यों की बात की गई थी यहाँ पे। तो 389 सदस्य बेसिकली थे कौन, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो 292 लोग थे आपके पास। 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे निर्वाचित लोग थे। उसके बाद में 4 लोग थे आपके चीफ कमिश्नरेट और से निर्वाचित यानी इलेक्टेड बाय चीफ कमिश्नरेट। और इसके बाद 93 आपके पास थे देसी रियासतों से मनोनीत। ठीक है, तो आगे इनका इस तरीके से विस्तार हुआ जैसे ये विधानसभा बनी, यहाँ से नगर पालिकाएँ, और इसके बाद में ये नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से 93 आपके पास। आगे देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न होते हैं। जो 296 थे ना, ये आपके पास हमने यहाँ पे बात की है, जो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित लोग थे, इसमें से 208 कांग्रेस के व्यक्ति थे, 73 आपके पास मुस्लिम लीग के, 8 आपके पास स्वतंत्र निर्दलीय थे और 7 अदर्स थे, अन्य व्यक्ति थे। इसके बाद में अभी जो हम आगे ये डेट डिस्कस करने वाले हैं, एक एक डेट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा आपके क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है यहाँ से। तो एक एक डेट को आपको ध्यान रखना है, एक एक लाइन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से देखिए ये कुछ डेट्स मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ आगे। तो पहला है कि 9 अगस्त 1946, तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपके पास 9 अगस्त 1946 की। और इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी एसएन सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब जो संविधान सभा आयोजित होती है उसमें क्या है कि सब लोगों को जो भी अध्यक्ष वहाँ पे जो भी व्यक्ति
किसी भी कार्य के लिए चुना जाता है तो उसको शपथ दिलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए हायर अथॉरिटी पे, तो इसलिए संविधान सभा का एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो पहले अध्यक्ष मनोनीत कुछ इलेक्टेड था नहीं, तो सबसे पहले क्या किया गया, एक अस्थायी अध्यक्ष वहाँ पे उन्होंने नियुक्त किया, एक अस्थायी अध्यक्ष वहाँ पे बनाया। तो वो जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे पहले, तो वो कौन थे आपके पास, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में एक स्थायी सदस्य बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो वहाँ पे थे राजेंद्र प्रसाद बने थे वहाँ के। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष पहले बन जाते हैं जो बाकी लोगों को शपथ दिलाने के लिए जरूरी है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने वो कौन थे, एस.एन. सिन्हा। और जो 11 दिसंबर को अगली बैठक होती है 1946 को, उसमें आपके पास स्थायी सदस्य बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ तक ये आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं। और बी.एन. राव क्या है कि संविधान सभा के सलाहकार बनते हैं। और इसके बाद में 13 दिसंबर 1946, हम यहाँ पे दिसंबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी ने संविधान सभा में लक्ष्य व उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। यह प्रस्ताव गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे और इस प्रस्ताव में संविधान की विशेषताएं भी लिखी हुई थी। आगे देखिए, 22 जनवरी 1947, तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का दार्शनिक आधार भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद में क्लीमेंट एटली की क्या घोषणा होती है, इसके बारे में देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत की आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपके पास क्लीमेंट एटली। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया था, वो थे विंस्टन चर्चिल। ये ठीक है यहाँ तक। तो जो क्लीमेंट एटली हैं, ये क्या है कि श्रमिक दल के नेता थे। और एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद करने की घोषणा की थी। अब इसके बाद में माउंटबेटन योजना, अब यहाँ पे बेवेल था, बेवेल के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आता है आपके पास यहाँ पे गवर्नर बनकर। जो अंतिम गवर्नर है भारत का वो कौन बनता है, माउंटबेटन। गवर्नर बोलो या वाइसराय बोल लो, यहाँ पे वाइसराय एक ठीक रहेगा बोलना, क्योंकि 1857 के बाद में उसका पद वाइसराय हो गया था, ठीक है। तो अंतिम वाइसराय यहाँ पे कौन था, माउंटबेटन। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इसको गवर्नर जनरल बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सा इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो माउंटबेटन हो जाएगा। ये कब थे, 3 जून 1947 से, ठीक है। आगे देखिए, इस योजना के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत को आज़ादी मिली। माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तावित की। इसमें क्या था कि इस योजना में बांटो और छोड़ो की नीति अपनाई गई थी। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है, भारत को आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग आपके पास देश का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए, 299। इसे ही संविधान सभा का पुनर्गठन कहते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्या पढ़ेंगे कि यह समिति संविधान द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसका उद्देश्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप को ही मसौदा या ढांचा या कच्चा चिट्ठा भी या रूपरेखा भी बोला जाता है। इस समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन काम 9 लोगों ने किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके पास। तो प्रारूप समिति का बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक संविधान बनाएंगे तो किस तरीके का संविधान होगा, किस तरीके का उसका एक तरीके से रूपरेखा होगी, तो ये सब कुछ डिसाइड करना एक प्रारूप समिति का काम था। तो इसके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस समय। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ क्या क्या हो जाएंगी इसमें, ये संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और एक है प्रांतीय शक्ति।
तो इनका एक तरीके से नेतृत्व पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। आगे जो है आपके पास दो हैं, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसके बाद राष्ट्रीय झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, भारत के संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। इसी प्रारूप की जांच करके प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप बनाया। अब सबसे पहले कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले सबसे पहले एक प्रस्ताव तरीके से आगे उसका प्रस्तुत करना होता है, उसका एक सिंपल फॉर्मेट एक प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरीके का सबसे पहले जो फॉर्मेट जो प्रोवाइड किया था वो किसने किया था? BN राव ने, ठीक है। तो BN राव को भारत के संविधान का प्रारूप का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रारूप इन्होंने ही यहाँ पे प्रस्तावित किया था। इसके बाद में उसमें आगे कुछ मॉडिफिकेशन करके देन आगे नेक्स्ट बनाया जाएगा। इस दूसरे प्रारूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में ये थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे देखिए। फर्स्ट प्रारूप आपके पास दिया गया BN राव कमेटी के द्वारा, इसके बाद इसको थोड़ा सा चेक किया गया। उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा सेकंड प्रारूप प्रोवाइड किया गया अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में। इसके बाद आगे फर्दर संविधान इससे बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर आपका तैयार हुआ था, इसलिए इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को 2015 में संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके पास। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद में संविधान कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ था? तो इसको लगा था टाइम 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना टाइम लगा था आपके पास संविधान को बनने में। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित किया गया है। भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसके निर्वाचन और नागरिकता संबंधी उपबंध इसी दिन लागू किए गए। से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है ये बात। आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया गया। 24 जनवरी को होती है आपके पास संविधान सभा की अंतिम बैठक और संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया गया। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं अंतरिम। अंतरिम का मतलब क्या होता है कि थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को यूज में करना, थोड़े समय के लिए उस सरकार को प्रयोग में लेना, उसके बाद में दूसरी सरकार बनेगी या फिर जो निर्वाचित होगी या फिर किसी और तरीके से वो बनाई जाएगी। तो अंतरिम का मतलब यही होता है कि थोड़े समय के लिए, उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे जो संविधान सभा में जो व्यक्ति थे उन्हीं को उनके हिसाब से ही उचित पद देकर आगे क्या किया गया कि संसद में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस भारत के अंतरिम राष्ट्रपति थे, और वैसे आगे देखा जाए तो यही राष्ट्रपति भी बने थे बाद में। जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं, लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति भी यही बने थे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। जन गण मन आपका राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रगीत हो गया आपके पास वंदे मातरम। यहाँ तक ठीक है आपको। और इसके बाद संविधान सभा के 224 नहीं है, 284 है, सॉरी। तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो प्रारूप समिति की कुल 147 बैठकें होती हैं। तो संविधान बनाने में कुल 11 अधिवेशन या सत्र होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे कि 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसे ही संविधान के प्रारंभ की तिथि या तारीख बोला जाता है। ये था भारत के संविधान की स्टार्टिंग की, किस तरीके से भारतीय संविधान बनता है। अब भारतीय संविधान में है क्या क्या है इसमें वर्णित, तो उसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी फिलहाल में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में गणना के आधार पर संविधान में 25 भाग, तो पहले 22 भाग थे, अभी फिलहाल 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद हैं। जो पहले थे 395, उनको बढ़ाकर अभी कितने हो गए? 465 अनुच्छेद हो गए, ठीक है। तो संविधान बनाने में
कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी। और संविधान बनाने में जो खर्चा लगा था वो लगा था आपके पास 64 लाख रुपए। इसको एग्जैक्ट पूरा देखें तो ये लगा था आपके पास 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ था आपके पास संविधान को बनाने में पूरा। अब इसके बाद में आगे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत देश का ही है, और दूसरा संविधान है साउथ अफ्रीका, तीसरा कनाडा, चौथा हो जाएगा आपके पास ऑस्ट्रेलिया का। तो और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है वो अमेरिका का है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। आगे देखिए प्रस्तावना। अब संविधान में प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या क्या है इसके बारे में। इसे संविधान का सार, भूमिका या प्रीफेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उद्देश्य का भी इसको कहा जाता है, आत्मा, गणतंत्र की कुंजी, पहचान पत्र, परिचय पत्र, और इसके बाद द्वार, कुंडली। तो इस तरीके के अलग अलग नाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है आपसे कि संविधान की पहचान पत्र क्या है, परिचय पत्र क्या है, द्वार क्या है, कुंडली क्या है, आत्मा क्या है, या गणतंत्र की कुंजी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है। आगे देखिए संविधान की आत्मा, इसे ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और इसे राजनीतिक कुंडली आपके पास KM मुंशी ने कहा था इसको। प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। यह संशोधन सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक नहीं। अब संविधान में आगे संशोधन हुआ था, एक 42वां संविधान संशोधन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए यहाँ से, मतलब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे 42वें संविधान संशोधन से। तो इसमें हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े हैं आपके पास, आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और अखंडता, इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं आपके पास इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। अब जो समाजवादी शब्द ये लिया गया आपके पास सोवियत संघ से, और पंथ निरपेक्ष लिया गया आपके पास फ्रांस से। ठीक है। आपका केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को। आगे देखिए संविधान का संशोधन। अब संविधान का संशोधन यह भी एक संविधान में वर्णित है कि कौन से संविधान के किस तरीके से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 368, तो इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और यह प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। तो अनुच्छेद 368 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। और यह प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है क्योंकि इसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता। प्रस्तावना को अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझिए कि जो प्रस्तावना है उसको हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है उसको किस तरीके से उसको लेखबद्ध करना है, किस तरीके से उसको लिखना है, वो जो भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में हम भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे, पूरे अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे एक एक करके, ये कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद आता है और उस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली उस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ तक भाग फर्स्ट में संघ व इसके क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णित है। तो पहले भाग में क्या आपके पास लिखा हुआ है कि देश, भारत, संघ। भाग फर्स्ट में पहले तो पूरे संविधान के बारे में देख लेते हैं कि भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बेसिकली कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आपका वर्णित है और इसमें क्या वर्णित है। ठीक है। तो पहले भाग में डिस्कस करते हैं 1 से 4 तक, उसके इसमें वर्णित है भारत और संघ के बारे में, और 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक इसमें है नागरिकता के बारे में, और भाग 3 में आपके पास 12 से 35 तक हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और भाग
4 में 36 से 51 DPSP नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे आपके पास। भाग 5 में आपके पास हो जाएगा केंद्र के बारे में, और 52 से 151, और राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे 152 से 237 तक। तो ये आपके पास शॉर्ट में हो गया। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान में किस भाग में वर्णित है, तो भाग नंबर 4 में। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक आपके पास हो जाएगा, 36 से लेकर 51 तक। तो ये आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे याद रख लेना है, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता के बारे में कितने अनुच्छेद में आपका वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो इसमें नागरिकता के बारे में वर्णित है भाग 2 में। तो इस तरीके से अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग में शॉर्ट में सब कुछ भागों के बारे में हमने ब्रीफ में यहाँ पे देख लिया। आगे देख लीजिए कि भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर लेते हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली। तो भाग फर्स्ट, और इसमें आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल नंबर 1, इसमें है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ अविभाजनीय होता है, इसमें किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना 1954 में आपके पास पांडिचेरी माहे फ्रांस से आज़ाद हुआ था। इसके बाद 1961 में गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, और 1965 में आपके पास है अगला सिक्किम राज्य, इसमें नामग्याल राजवंश था। तो 36वें अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 3, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, विभाजन, सीमा एवं नाम परिवर्तन से रिलेटेड है आपके पास आर्टिकल नंबर 3। तो इसमें अलग अलग राज्यों का किस तरीके से निर्माण होता है उसकी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ये हुआ था आपके पास, MP से अलग होता है। उत्तरांचल UP से अलग होता है आपके पास 9 नवंबर 2000 को, और इस तरीके से 15 नवंबर। तो एक साथ याद रख सकते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 2000 में सभी जो परिवर्तन हुए हैं वो 2000 में हैं। कब कब हुए? 1 को, 9 और 15। छत्तीसगढ़ आपके पास MP से अलग होकर बनता है, और उत्तरांचल आपके पास UP से अलग होकर बनता है, और झारखंड आपका बिहार से अलग होकर नए राज्य का निर्माण होता है यहाँ पर। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 में आपके पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनता है, इस तरीके से। आगे देखिए 1960 में बम्बई से 2 का निर्माण होता है कि आपके पास गुजरात और महाराष्ट्र, और 1966 में पंजाब से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स का निर्माण होता है आपके पास। नाम परिवर्तन को देख लीजिए थोड़ा सा, कि मद्रास का नाम परिवर्तन होकर तमिलनाडु हुआ, मैसूर से कर्नाटक, उत्तरांचल उत्तराखंड, और उड़ीसा ओडिशा, उसके बाद असम असोम। ठीक है, इस तरीके से आपके पास नामों में परिवर्तन हुआ है। अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है आपके पास? इस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। नोट, नए राज्य का निर्माण संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव कर पारित करती है। यह बिल राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। तो यहाँ हमने भाग फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे देखिए भाग सेकंड। भाग सेकंड में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता के बारे में, और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है। 5 नागरिकता की परिभाषा दी हुई है, और 8 नंबर में आपका दिया हुआ है भारतीय उद्भव के लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 हो जाएगा, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत को नागरिकता से वंचित होना पड़ेगा। किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर यदि किसी ने ग्रहण कर ली तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित होना है। और 10 में हम पढ़ेंगे नागरिकता एक अधिकार है। 11 नागरिकता में संशोधन संसद करेगी। आगे देखिए नोट, भारत की नागरिकता भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो किसके द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है? वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। नागरिकता पाने के 5 आधार हैं, 5 पिलर हैं। क्या क्या है आपके पास? बाई बर्थ, जन्म से, या वंश से, या प्राकृतिक, या पंजीकरण, या अधिग्रहण ऑक्यूपाई। किसी भी देश
के नागरिक को उस देश का विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट। तो अगर किसी देश में कोई व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है तो उसको 2 विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? वोट करने का और इलेक्शन में खड़े होने का, ठीक है, राइट टू इलेक्ट करने का, ठीक है। और भारतीय संसद में 2004 में 16 देशों के भारतीय मूलों के लोगों को पार समुद्री नागरिकता दी। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता बोलेंगे इसको। और यह प्रणाली हमने कहाँ से ग्रहण की है? ये हमने ब्रिटेन से ली है। तो बेसिकली नागरिकता कितने तरीके की होती है? एक होती है आपके पास एकल या एकहरी नागरिकता, नंबर 2 होती है दोहरी या द्वैध, और नंबर 3 होती है आपके पास ट्रिपल या तिहरी नागरिकता। अब ये अलग अलग देशों में किस तरीके से है? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। यहाँ पर एकल नागरिकता वाले ये देश हैं। दोहरी नागरिकता वाले सोवियत यूनियन और हो जाएगा आपके पास अमेरिका। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता वाले देश हैं। स्विट्ज़रलैंड में आपके पास तिहरी नागरिकता वाला देश है। इजराइल आपके पास दोहरी नागरिकता का देश है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों की नागरिकता के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं ये 12 से लेकर 35 तक। ये आपको एक एक आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके पास, तो इसको ध्यान से समझना है थोड़ा सा कि मौलिक अधिकार संविधान में वे मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो सरकार के खिलाफ प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, इसको थोड़ा दोबारा समझिए। मौलिक अधिकार संविधान में लिए हुए वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो संविधान के खिलाफ प्राप्त होते हैं। यदि सरकार इनका उल्लंघन करे तो कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और फिलहाल में 6 है। एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया गया है, तो उसको भी आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पहले पढ़ लेते हैं उसके बारे में ही। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। मोरारजी देसाई सरकार ने इस अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के ए पार्ट में रख दिया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में क्या चीज़ वर्णित है। जैसे मतलब समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में आपके पास वर्णन किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देकर समझना है इसको कि समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 to 18, 14 से 18 तक आपके पास वर्णन है समानता के अधिकार का। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है आपके पास 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपके पास 29-30, 2 संविधान में वर्णन है आर्टिकल में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है 32। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। 14 से 18 समानता का अधिकार हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 25 से 28 हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 हो जाएगा आपके पास शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और 32 हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं 14 से 18। पहला है समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 विधि के समानता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, समता का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, ये आर्टिकल 14 में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर भेदभाव वर्जित है। एक मूवी भी आई थी, आपको ध्यान हो तो, आयुष्मान खुराना की, वो आर्टिकल 15 से रिलेटेड ही थी, ठीक है। उसका थीम यही था कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये भेदभाव पूर्णतः वर्जित है। तो ये आर्टिकल 15 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16 राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण को लागू कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर है।
आगे देखिए इसके बाद आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 में क्या है कि अस्पष्टता का उन्मूलन। डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किस आर्टिकल में वर्णन है इसका, मतलब अस्पष्टता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन, ये आर्टिकल नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। उपाधियों का अंत, ये है आपके पास आर्टिकल नंबर 18। इसमें शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल, तो ये सब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18 में। इसके बाद में आगे देखिए आर्टिकल नंबर 19 से 22, ये हो जाएगा आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है व्यक्ति को। इस अनुच्छेद में पहले 7 स्वतंत्रताएं थी लेकिन अब 6 हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। ये स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, इसलिए इन्हें नागरिक स्वतंत्रताएं कहा जाता है। इसके बाद देखिए 19 के ए पार्ट में क्या है, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन। बी पार्ट में है आपके पास शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी पार्ट में आपके पास संघ एवं समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। डी पार्ट में है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और उसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और इसके बाद में है नेक्स्ट 6 पार्ट में है, या फिर इसको एफ पार्ट बोलेंगे, इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, अगला 6 पार्ट है या जी पार्ट बोलेंगे इसको, कोई व्यक्ति आजीविका कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ तक ये था आर्टिकल 19। इसके बाद आर्टिकल नंबर 20, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसके बाद में इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। इसमें पढ़ेंगे ए पार्ट में, किसी कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता और किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित या दंडित किया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको एक बार यदि उस अपराध के लिए, पर्टिकुलर अपराध के लिए सज़ा मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दोबारा फिर फ्यूचर में उस अपराध के लिए उसको दोबारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि किसी एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित या दंडित किया जा सकता है। ये बात क्लियर है। आर्टिकल नंबर 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार, दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, ये क्या हो जाएगा, इसको जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। जापान से लिए क्या है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी, एकांतता या निजता या गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता, आपातकाल में भी नहीं। यह प्रावधान 44वें संशोधन के तहत 1978 में किया गया था। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब आपके पास अस्तित्व में आया, यह है इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में लागू किया था। इम्पोर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह आपके आर्टिकल नंबर 21 में आपको दिया गया है। आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। किसी भी बंदी व्यक्ति को कारण पूछने, अपने वकील से परामर्श करने और अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 22 में आपके वर्णन है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 23, शोषण के विरुद्ध, और 24, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। इसमें इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान से समझिए। मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक, बंधुआ मजदूर पर, तो ये आर्टिकल नंबर 23 हो गया। और बाल श्रम पर रोक, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि वो कुछ कर रहे हैं तो उसको बाल श्रम बोलते हैं, तो इस पर रोक लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर 24 के द्वारा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम पर रोक आर्टिकल नंबर 24। अब नेक्स्ट है 1843 दास प्रथा पर रोक 1843 में लगाई गई थी। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल नंबर चौथा है आपके पास आर्टिकल नंबर 25 से 28। इसमें है धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन। अंतःकरण की तथा धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। आर्टिकल नंबर 25। 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, संप्रदाय को स्वतंत्रता, ये हो जाएगा। 26 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। 27, 28 में कुछ विशेष शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 28 ये है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पांचवा है आपके पास शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये है आपके पास आर्टिकल नंबर 29-30। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें चलाने का अधिकार। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार और अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें चलाने का अधिकार। ये सब कुछ वर्णन किया गया आपके पास शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार में। पांचवा अधिकार प्राप्त है जो। इसके बाद छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 बोलेंगे इसको। यदि किसी सरकार, जो आपका यहाँ पे देखिए 31 नंबर जो आर्टिकल है वो हट गया है, वो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। 1978 में उसको हटा दिया गया है 44 संविधान संशोधन के द्वारा। यदि किसी सरकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो ये आपके पास संविधान के उपचारों का अधिकार का नियम है आपके पास 32 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि वह इसे तुरंत कार्रवाई करे इस पर, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। इन आदेशों को रिट कहा जाता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। आगे देखिए, यदि पुलिस गैर कानूनी तरीके से बंदी बना ले, यदि सार्वजनिक पदाधिकार अपने कर्तव्य का पालन ना करे, और लोअर कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगना, जब कोई केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में सेंड किया जाए, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहा हो। तो ये सभी इस चीज़ के इसके आर्टिकल के अंदर आते हैं। इन सब चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया हमने। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 12 क्या है कि इसमें हमने 12-13 नहीं पढ़ा था, उसमें 12-13 में क्या लिखा हुआ ये देखिए। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में इसमें कानून की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी है। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेहरू जी ने भाग 3 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। अब ये 2 लाइन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने जो आपका ये भाग नंबर 3 है, जिसमें हमने अधिकारों के बारे में डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसको संविधान का हृदय कहा था। और अंबेडकर जी ने आपका ये जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसको संविधान का हृदय आत्मा कहा था। दोनों का डिफरेंस क्या है कि उन्होंने कहा था जो भाग 3 है, पार्ट नंबर 3 है, जिसमें अधिकारों का सही वर्णन है, उसको संविधान का आत्मा या हृदय कहा था। और इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को कहा है अम्बेडकर ने। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, इसको आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। इसके बाद में आगे देखिए भाग नंबर 4, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। इसे नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। यह तत्व सरकार को जारी रखने के लिए संवैधानिक दिशा निर्देश हैं। DPSP का लक्ष्य, यानी नीति निर्देशक तत्व ही है ये, का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और नीति निर्देशक का सामाजिक अर्थ लोकतंत्र का घोषणा पत्र भी इसको कहते हैं। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान में लिखने वाला पहला देश स्पेन था। और भारत में ये जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं, आपके पास आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आर्टिकल नंबर 36, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल नंबर 37, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट में लागू नहीं कर सकता, इसलिए इसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता।
राज्य लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना 38। और 39 में हो जाएगा आपके पास राज्य सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा। बी पार्ट में है राज्य सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद देखिए राज्य आर्थिक न्याय को लागू करेगा। आर्टिकल नंबर 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा गांधी जी के द्वारा। नेता नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में पंचायती राज्य की स्थापना की थी। 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। 42 राज्य काम की मानवोचित और न्याय संगत दशाओं का प्रबंध करेगा तथा मातृत्व सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रसूति और विकास से रिलेटेड। और राज्य कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी का प्रबंध करेगा, कुटीर उद्योगों का विकास करेगा, आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा, आईपीसी, इसको 1860 भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना, ये कौन से अधिक अनुच्छेद में वर्णन है इसका? आर्टिकल नंबर 44 में। राज्य सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं देखरेख उपलब्ध कराएगा 0 से 6 वर्ष, जिसको बाद में परिवर्तित करके 6 से 14 वर्ष आपके पास कर दिया गया है 21 के अंदर। नहीं परिवर्तन नहीं गया है इसमें। देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 45 में आपके पास वर्णन है आपके पास 0 से 6 मतलब 6 साल तक की प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन है, राज्य कराएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 के कै पार्ट में आपके पास 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार है, उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराना। आर्टिकल नंबर 46 राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति के अर्थ एवं शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा 46 में। 47 में राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार स्तर को ऊपर उठाएगा और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, नशाबंदी, शराबबंदी, मादक द्रव्यों पर रोक, इस तरीके से। 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक गठन करेगा, गौहत्या पर रोक लगाएगा। 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करेगा। 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। यह एकमात्र डीपीएसपी है जिसका संबंध विदेश नीति से है। तो विदेश नीति से रिलेटेड किसका वर्णन किसमें वर्णन है, ये इसमें है 51 में। क्या वर्णन है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो भाग नंबर 4 है उसके कै पार्ट मतलब मौलिक कर्तव्य भी वर्णन है अनुच्छेद 51 में ही और इसके कै पार्ट में। तो इसमें क्या वर्णन है? इस भाग को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस भाग में पहले 10 कर्तव्य थे लेकिन अब 11 कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य है आपका शिक्षा का कर्तव्य। इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में वाजपेयी सरकार ने जोड़ा था। इन कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पूछ लिया जाता है किस कमेटी की सिफारिश पर इन कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत ने मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया है। भारत ने मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया है। ठीक है। तो अब आगे जो है यहाँ पर हमने 51 के कै पार्ट में कुछ कर्तव्यों का वर्णन है, जैसे कि संविधान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम का इनका सबका आदर करें, एकता व अखंडता का रक्षा करें, देश की सेवा करें, भ्रातृत्व की भावना को हृदय में रखें। तो इस तरीके से कुछ ये आपके पास मौलिक कर्तव्य आपके पास वर्णन है संविधान में। नेक्स्ट है आपके पास भाग नंबर 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसमें क्या वर्णन है आपके पास? यह भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इस भाग को 5 अध्याय में विभाजित किया गया है।
इस भाग में भारत की केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 151 पूरा देखते हैं इसको। भाग 5 में क्या क्या वर्णन है, 52 से 151 तक इसमें वर्णन है। तो सरकार बेसिकली जो बनती है वो किस किस से मिलकर बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जो आपके उनको लागू करते हैं, और न्यायपालिका यदि उनमें कुछ चूक होती है या फिर कोई गलती की जाती है तो उसको निर्णय करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसको संविधान का संरक्षण करने के लिए एक न्यायपालिका बनाई गई है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसमें अलग अलग अध्याय हैं जिसमें अलग अलग आर्टिकल जैसे 52 से 78 तक, आगे 79 से 122 अध्याय 2 में इस तरीके से वर्णन है। तो अध्याय 1 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है 52 से लेकर 62 तक। उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है 63 से 73। संघीय मंत्रिपरिषद 74 से 78। अध्याय 2 में 79 से 122 संसद के बारे में, 123 राष्ट्रपति के बारे में, 124 to 147 न्यायपालिका और 148 to 151 कैग के बारे में। ठीक है, अध्याय 1 के बारे में पढ़ते हैं। अब इनको अच्छे से विस्तार से बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में, अध्याय 1 इसमें पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। सबसे पहले राष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका से, और राष्ट्रपति का क्या कार्य होगा ये हमने लिए पद्धति ब्रिटेन से। तो आर्टिकल 52 में इसका वर्णन है कि अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 यही है। आगे पढ़ेंगे कि निर्वाचन किस तरीके से होता है, कार्यकाल, योग्यताएं, शपथ, महाभियोग, शक्तियाँ और भारत के राष्ट्रपति अब तक कौन कौन रहे हैं, ये सब चीज़ें आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन कौन करता है और कैसे होता है। ठीक है, तो एक कौन करता है, निर्वाचन मंडल, और कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है, ये आर्टिकल 54 है, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54 में इसका वर्णन है। तो इसमें कौन कौन आता है, हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। एक हो गया आपका संसद और दूसरा हो गया आपका विधानसभा। पार्लियामेंट हो गया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। अब संसद में होंगे आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब केवल निर्वाचित एमपी और एमएलए, इनको शॉर्ट फॉर्म में एमपी और एमएलए बोल देंगे, केवल निर्वाचित एमपी और एमएलए इलेक्शन में भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। केवल विधानसभा ही भाग लेती है, विधान परिषद नहीं। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब हमारे पास अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से केवल 2 ही आपके इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन से, आपके पास दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये आर्टिकल 56 है। इसमें 2 तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या हो गया कि सरपंच, एमपी, एमएलए, और इनडायरेक्ट हो गया आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। तो निर्वाचन प्रणाली में को 2 तरीके से विभाजित किया गया कि जैसे कि सरपंच होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है, इनका डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा। और जबकि आपके राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा हो गई, इनका इनडायरेक्ट तौर से आपका चुनाव किया जाता है। मतलब जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं एमपी, एमएलए, और वही आगे फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से ये अप्रत्यक्ष हो गया। और जो डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे सरपंच हो गया, एमपी हो गया, एमएलए, तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो भारत में ऐसे 5 पद हैं जिनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा, विधान परिषद और संविधान सभा। आगे देखिए कार्यकाल। कार्यकाल 56 में वर्णन है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपके पास 5 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल आपके पास 5 साल का होता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, तो एक साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं कि 5 साल का कार्यकाल किन किन का होता है। क्वेश्चन के बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का हो गया। इस तरीके से अलग और भी अलग अलग पद हैं, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, लोकसभा, विधानसभा, और आगे पंचायत और नगर पालिका। इन सभी का आपके पास कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है।
केवल 2 का याद रखना है। अब ये देखो बाकी जो कुछ भी आ जाए सबको आपको 5 वर्ष करना है, लेकिन अगर 2 ये अलग आ जाए, जैसे कि एक राज्यसभा हो गया आपके पास और एक हो गया आपके पास विधान परिषद। अगर यदि एग्जाम में ये आ जाता है राज्यसभा और विधान परिषद, तो आपको इनका कार्यकाल कितना करना है, 6 वर्ष, और बाकी सबका आपको 5 वर्ष याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आयु में भी कुछ डिफरेंस होगा, वो आगे देखेंगे कि क्या योग्यता होती है, कितना आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु, तो वो भी आगे डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट में। योग्यताएं, ये अनुच्छेद 58 में वर्णन है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे प्रथम, और वह अनुच्छेद 102 में दी गई कमियां जैसे कि पागल, दिवालिया, मंदबुद्धि, कोढ़ी, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस मतलब उसमें कुछ इस टाइप की जो कमियां दी गई हैं वो नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई पद लाभ का पद होता है या नहीं, यह इसका निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। और इसके बाद हम आयु के बारे में देख लेते हैं। आयु, अब ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन कि इस पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु आपके पास मान्य है, कितनी न्यूनतम आयु रखी गई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 21 वर्ष, 21 वर्ष किनके लिए रखी गई है? देखो मतदान के लिए आपकी जो उम्र है पहले 21 वर्ष हुआ करते थे, लेकिन उसको हटा के 18 वर्ष कर दिया है। तो मत डालने के लिए, मतदान करने के लिए आपके पास न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आता है 21 वर्ष। 21 वर्ष किसके लिए रखा गया है? पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका के लिए आपके पास जो न्यूनतम आयु रखी गई वो है 21 वर्ष। इसके बाद में लोकसभा, विधानसभा, संघीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद और पीएम यानी प्रधानमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री, इन सब के लिए आपके पास न्यूनतम आयु वो है 25 वर्ष। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री तक बनने के लिए आप केवल न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास न्यूनतम आयु हो गई। अब एक चीज़ इसमें डिफरेंस ये है, 30 साल। 30 साल किसके लिए रखा गया है? राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आपके पास न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये 2 ही हैं अलग, जिनका अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा विधान परिषद का आपके पास कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, सबके तुलना में सबका अलग होता है, बाकी सबका 5 होता है, लेकिन इनका 6 होता है। ऐसे इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सबसे अलग है राज्यसभा और विधान परिषद का। इसके बाद में जो सबसे उच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पे भारत में, तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इस तरीके से उपराष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और राज्यपाल और उपराज्यपाल ये होता है आपके पास स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए, हर एक राज्य के लिए, तो उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, तो इसके बाद में आगे देखिए शपथ की किसको कौन शपथ दिलाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला 4th पॉइंट हो गया शपथ। अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। एग्जाम पूछा जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत को राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके बाद में जैसे मुख्य न्यायाधीश जैसे 34 व्यक्ति हो गए, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 उसके आपके पास सहायक न्यायाधीश होते हैं जिनको, इनमें से सबसे जो वरिष्ठतम होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो आपके पास CJI, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। ठीक है, 3 पॉइंट है, परिरक्षण, संरक्षण। परिरक्षण का मतलब हो गया कि प्रिजर्व करना उसको, ठीक है, मेंटेन रखना। प्रोटेक्ट करना संरक्षण हो गया, डिफेंड करना उसकी रक्षा करना। तो इसका इन तीनों चीज़ों की वो शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। एवं राष्ट्रपति, राज्यपाल, परिरक्षक, संरक्षक और प्रतिरक्षक भी इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोला जाता है। इसके बाद महाभियोग, आर्टिकल 61 में अमेरिका से लिया गया ये वाला पद, तो ये वाला आर्टिकल, तो इसमें क्या वर्णन है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेशन करता है, तो संसद उसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटा सकती है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। आज तक कोई राष्ट्रपति वैसे हटाया नहीं गया है इसके लिए, लेकिन इसका भी वर्णन हमारे संविधान में है, आर्टिकल नंबर आपके पास हो गया 61 में। इसके बाद हम शक्तियाँ क्या हैं, शक्तियाँ और क्या कार्य हैं हमारे पास राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष भी बोलते हैं इसको। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और इसके बाद में समाधान का अधिकार, परामर्श का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये 3 है, इनको ध्यान रखना है कि 72 हो गया, एक 143 हो गया, एक 78 हो गया। 78 हो गया आपके पास सूचना का अधिकार। संसद के अधिवेशन या सत्र को आहूत या आमंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के अधिवेशन के सत्र को स्थगित या सत्रावसान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है।
ठीक है। और ये दोनों चीज़ें वो किसकी सलाह से करता है, वो पीएम की यानी प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। अब इसके बाद में भारत में 3 सत्र होते हैं जिनको कौन कौन सत्र के नाम से जाना जाता है, जैसे बजट सत्र हो गया आपके पास, एक हो गया मानसून सत्र हो गया, एक आपके पास शीतकालीन सत्र हो गया जिसको विंटर सेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। पहला जो बजट सत्र है वो आपके पास फरवरी से मई तक होता है, फिर जुलाई से सितंबर मानसून सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर आपके पास विंटर सत्र होता है। तो ये बेसिकली पहला जो सत्र होता है वो 4 महीने का होता है, फिर अगला 3 महीने का होता है, फिर अगला है वो 2 महीने का होता है। इस तरीके से आपका ये सत्र चलता है। संसद की बैठक को आहूत या आमंत्रित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 108 में संसद की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 23। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल नंबर 123 है, ये 123, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 आर्टिकल। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून ही अध्यादेश कहलाता है जब संसद नहीं चल रही हो। संसद में संदेश भेजने का अधिकार, इसके अलावा संसद में अभिभाषण और विशेष अभिभाषण का अधिकार, लोकसभा को भंग या विघटित करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 85। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, आर्टिकल नंबर 109। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करेगा। और केंद्र सरकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से अधिनियम बनता है, आर्टिकल नंबर 111। तो इस तरीके से ये अलग अलग शक्तियाँ हैं भारत के राष्ट्रपति के पास में। नोट, राष्ट्रपति की निषेध अधिकार शक्ति वीटो पावर, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 111। इसमें क्या है कि 3 तरीके से, जैसे कि एक तो हो गया ना, एक हो गया पुनर्विचार, या ना तो हाँ किया या फिर ना किया। तो ये है आपके पास अलग अलग 3 निषेधाधिकार शक्तियाँ उस पर, ठीक। इसके बाद में आगे देखिए, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, पदमुक्ति का अधिकार, प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिपरिषद, गवर्नर, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, तीनों सेनाओं का सेनापति, एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया। अभी क्या है कि इनमें परिवर्तन हो गया है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लें आप जैसे जैसे समय के हिसाब से। उसके बाद इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि एडमिरल अभी बदल गए हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। तो यूपीएससी, इनका जो आर्टिकल में वर्णन है वो देख लेते हैं। इनके जो नए अध्यक्ष हैं वो एक बार आप करंट सिनेरियो के हिसाब से ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है। इनके मैं अध्यक्ष आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इनका किस आर्टिकल में इनका वर्णन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कि कैग का वर्णन आर्टिकल किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, कैग के बारे में, एजीआई के बारे में, वित्त आयोग भारत के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, वित्त आयोग का वर्णन। तो इस तरीके से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूपीएससी के जो आपने सुना होगा कि जिसका एग्ज़ाम भी होता है, तो यूपीएससी वही वाला यूपीएससी, इसका आपके पास वर्णन है वो अनुच्छेद 319 में है वर्णन इसका। निर्वाचन आयोग का आपका पास वर्णन है वो है 324 में, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग का वर्णन है 324। इसके बाद हो गया आपके पास कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का वर्णन है आपके पास आर्टिकल 48। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ ना अभी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और इनको बिल्कुल एक तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। यूपीएससी हो गया आर्टिकल 319, निर्वाचन आयोग हो गया आपके पास 324, कैग हो गया आर्टिकल 48, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। एजीआई का वर्णन है भारत के महान्यायवादी का आर्टिकल नंबर 76 में। और वित्त आयोग का वर्णन है आपके पास आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग हो गया, महान्यायवादी आर्टिकल 76 हो गया, और आर्टिकल आपके पास 48 ये हो गया कैग, और 324 निर्वाचन आयोग, और 319 यूपीएससी वाला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया इनका। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक औपचारिक नाममात्र का अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक यथार्थ और कार्यकारी अध्यक्ष। भारत में ऐसा है कि आपके पास राष्ट्रपति जो भी है आपके पास संवैधानिक तौर पर एक अध्यक्ष है, लेकिन जो कार्यकलाप जो किए जाते हैं वो सब कुछ वास्तव में कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री ही है। तो आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन जेल रेड्डी की जेल में,
तब वेंकट शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि राजू का मतलब हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले आपके पास राष्ट्रपति हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैत सिंह, और उसके बाद में आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, और APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, और प्रणब मुखर्जी, और रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में आपके पास राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। तो इस तरीके से ये हमने भारत के जो राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उन सबको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में सेम ऐसे ही हमारा है नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति ये है आर्टिकल नंबर 63, और ये हमने लिया है आपके पास अमेरिका से। इसका निर्वाचन संसद के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन करते हैं। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो जैसे कि CGI, तो ये आपके पास उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या फिर CGI दिलाएगा आपके पास राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति को पर महाभियोग नहीं लगता है, तो महाभियोग का जो है वो आर्टिकल नंबर 61 में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति पर लगता है। और महाआरोपण ये हो गया सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, कैग और मुक्त निर्वाचन आयुक्त, मुख्य जो आपका निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसके द्वारा आपके पास महाआरोपण होता है। नेक्स्ट हो गया राज्यसभा और लोकसभा, कुल संख्या के बहुमत के द्वारा। तो लोकसभा हो गया आपके पास साधारण बहुमत, जिसमें इसके बाद में राज्यसभा में 245 सीटें हैं आपके पास, और लोकसभा में आपके पास करंट में 543 है, लेकिन मैक्सिमम 552 है, 2 को हटा दिया गया है, तो करंट में अभी 550 है, 550 है। आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को भी नहीं हटाया गया है। तो इसके कार्य शक्तियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है उसी को जो राष्ट्रपति की पूर्ण जो प्रक्रिया है, पूर्ण जो क्रियाकलाप है, वो उनको ही संभालना होता है। आर्टिकल नंबर 65 में इसका वर्णन है। तो इसके बाद में दूसरा पद इसका ही होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जैसे कि वीवी गिरी हो गया, BD जत्ती हो गया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, 64 आर्टिकल। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे? राधा जाकर गिरी पाठक की BD में, तब हिदायतुल्लाह एवं वेंकट शंकर नारायण की कृष्णा शेखावत एवं हामिद नायडू के साथ लड़ बैठी। तो इस तरीके से ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। बाकी अपना भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़। तो किस तरीके से याद कर सकते हैं? जैसा कि ये तो सेम ही है, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। जैसे कि जो ब्रैकेट में इनको बंद किया हुआ है, राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, वेंकट शंकर रमन, ठीक है, तो नारायण, तो शंकर, वेंकट शंकर। तो इस तरीके से ये तो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। आगे देखिए पाठक का हो जाएगा कि गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती हो गया, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया आपके पास, कृष्णकांत हो गया, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत हो गया, हामिद अंसारी हो गया, और वेंकैया नायडू हो गया। तो इस तरीके से ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिए संघीय मंत्रिपरिषद, आर्टिकल नंबर 74-75, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और भारत की केंद्र सरकार, तो ये भारत की केंद्र सरकार। भारत में 2 सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में है कि ये भारत की केंद्र सरकार है। मंत्रियों की नियुक्ति, पदमुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये हो गया यहाँ तक। शपथ केवल राष्ट्रपति। कार्यकाल हो गया इसकी, अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसका? संघीय मंत्रिपरिषद का, ठीक। आगे देखिए, लेकिन वास्तव में इसका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत होता है। नेक्स्ट है संविधान में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। योग्यताएं, मंत्री बनने के लिए आपके पास MP यानी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। यदि नहीं है तो 6 महीने में बनना पड़ेगा।
नंबर 1। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उपमंत्री हो गया। इसके बाद संसद देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 79, यह हमने प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। ये केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका है और इसका काम कानून बनाना है। तो भारत में कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का ही है। और भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद के 2 सदन हैं, लेकिन इसके 3 अंग हैं बेसिकली। तो 2 सदन कौन कौन से हो गए आपके पास? लोकसभा, राज्यसभा। और 3 अंग कौन कौन से हो गए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी इसी में काउंट कर लेते हैं, तो इसके 3 अंग हो जाते हैं। वैसे इसके 2 सदन हो गए। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा यह संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन भी बोलते हैं इसको, स्थायी सदस्य भी बोलते हैं, स्थायी सदन भी बोलते हैं। इसे राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता इस राष्ट्रपति भंग। तो इस तरीके से राज्यसभा हो गया। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 मैक्सिमम होती है, मिनिमम 245 होती है आपके पास। और 245 में देख लेते हैं आगे। 233 आपके पास इलेक्टेड होते हैं और 12 आपके पास नॉमिनेटेड होते हैं आपके पास प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, जो अलग अलग फील्ड में होते हैं। जैसे कि साहित्य हो गया आपके पास, विज्ञान हो गया, साइंस में हो गया, आर्ट के कला में हो गया, और उसके बाद में समाज सेवा में हो गया। इधर आपके पास 229 आपके पास विधानसभा और 4 आपके पास यूनियन टेरिटरी, विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा, यूटीज के द्वारा, ठीक है, विशेष निर्वाचन मंडल। आगे देखिए कार्यकाल। इसका कार्यकाल हमारे पास होता है 6 वर्ष का। वैसे तो इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के MP मंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा इन्हें हटा नहीं सकती। आगे देखिए लोकसभा का वर्णन हमारे आर्टिकल नंबर 81 में है। और यह संसद का लोकप्रिय सदन है, आपके पास सदस्य है। उसके बाद में देखते हैं इसमें सदस्य संख्या 550 है करंट में। 552 पहले था, इसको घटा के 550 कर दिया है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75 आर्टिकल। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर भी बोल देंगे इसको। तो आर्टिकल नंबर 93, लोकसभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं करती है, ये बात ध्यान रखना। और जो आपका राज्यसभा होता है उसका अध्यक्ष होता है वो आपके पास उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन हो गया? वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। शपथ, यह ना तो शपथ लेता है ना प्रतिज्ञा। और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला, ठीक है, जो कोटा क्षेत्र से हैं। इसके बाद में आगे देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर है, इसलिए इसे लोकसभा के पिता भी कहते हैं। इसलिए आगे देखिए 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, कोटा बोधी इलाका क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र से हैं। इसके बाद सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपके पास हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 124, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 अमेरिका से, जजों की संख्या 1+7 = 8 1950। और 2020 में 1+33 = 34 एसोसिएट जज होते हैं। 33 आपके पास। एक होता है CJI, नियुक्ति, पदमुक्ति और त्यागपत्र। राष्ट्रपति CJI वरिष्ठता का सिद्धांत। एसोसिएट जज होते हैं आपके पास कोलेगियम सिस्टम से आपके पास। शपथ हो जाएगा CJI आपके पास। इसको दिला रहे हैं हम किसको? CJI का हो जाएगा प्रेसिडेंट, एसोसिएट जज का हो जाएगा CJI, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, सब कुछ क्लियर है। आगे देखिए, इसके अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक योग्यताएं, कम से कम 5 वर्ष का हाईकोर्ट का जज रहा हो, कम से कम 10 वर्ष के हाईकोर्ट में वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता रहा हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिरक्षा का विभाग और अंतिम व्याख्याता भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले और मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो रहे हीरालाल जेकानिया, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, जो रंजन गोगोई के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। आगे देखिए भाग 6 में आपके पास आर्टिकल है 152 से 237 तक अनुच्छेद, जिसमें राज्य के बारे में वर्णन है। यह भाग संविधान का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसमें 6 अध्यक्षों को इस भाग को 6 अध्याय में विभाजित किया गया है। इस भाग में भारत के राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए,
जैसे हमने ये पहले पढ़ा था केंद्र सरकार के लिए, वैसे ही अब यहाँ पे राज्य सरकार के लिए पढ़ेंगे वही सब चीज़ें। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा था, यहाँ पर राज्यपाल पढ़ेंगे, वहाँ पे विधान परिषद पढ़ा था, इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पर वहाँ पे संघीय मंत्री परिषद पढ़ा, विधान परिषद पढ़ेंगे, वहाँ पे आगे जो और उपराष्ट्रपति पढ़ा, यहाँ पे उपराज्यपाल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आगे आगे सब चीज़ें वो राज्य के लेवल पर देखेंगे, वो सभी चीज़ें सेम सी रहेंगी, कुछ फर्क नहीं रहेगा ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद हो गया, कार्यपालिका, और न्यायपालिका हो जाएगा आपके पास उच्च न्यायालय। तो वहाँ पे होता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे होता है हाई कोर्ट। राज्यपाल का वर्णन हमारे आर्टिकल 153 में किया गया है, और इसकी आगे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति, पदमुक्ति और त्यागपत्र और स्थानांतरण सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश भी बोलते हैं इसको। इसका अध्यक्ष इसका अधिकतम कार्यकाल होता है वो आपके पास 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। 5 वर्ष में भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है इसका। और राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक औपचारिक नाममात्र का अध्यक्ष है, तो कि मुख्यमंत्री राज्यों के वास्तविक यथार्थ कार्यकारी अध्यक्ष है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था केंद्र लेवल पर आपके पास राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक अध्यक्ष हैं, और बाकी कार्यकारी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे संवैधानिक अध्यक्ष आपके पास राज्यपाल हो गया, और कार्यकारी अध्यक्ष आपके पास मुख्यमंत्री हो गया। इसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कुछ वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल कुछ वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए राज्यपाल को गाड़ी का 5वां पहिया भी कहते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह रबड़ की मोहर कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि राज्यपाल को सोने में के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा था, किसका कथन है, तो सरोजिनी नायडू का। और इसके बाद देखिए आगे, राज्यपाल के पहले राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे, और वर्तमान में है जो कालराज मिश्र हैं। इसके बाद में राज्य विधानमंडल, यह राज्य सरकार की व्यवस्थापिका है, और यह इसमें क्या है, इसका काम कानून बनाना है। यह राज्य की संसद है। भारत के राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनीय और कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद आगे आर्टिकल नंबर 171, राज्य की राज्यसभा। विधान परिषद विधान मंडल का दूसरा उच्च और स्थायी सदन है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद इसे बना सकती है और मिटा सकती है। राज्य विधानसभा विशेष बहुमत, संसद साधारण बहुमत। सदस्य संख्या, अधिकतम राज्य विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40। आगे देखिए, निर्वाचन 1/3 ऑफ की विधानसभा, 1/3 पंचायत नगर पालिका, 1/6 टीचर्स स्टूडेंट, 1/6 नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। आगे देखिए, कार्यकाल, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, जैसे और उसी की तरह सेम अपने राज्यसभा की तरह, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के आपके पास विधान परिषद के एमएलसी मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन इनके मंत्रियों को विधान परिषद हटा नहीं सकती। विधानमंडल के सदन, विधान परिषद, विधानसभा, और यहाँ से बनते विधायक, और यहाँ से एमएलसी बोलते हैं इनको एमएलए बोल देते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और एमएलसी हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इधर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हो गया। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में विधान परिषद बन रही है। आगे विधानसभा देख लीजिए एक बार, अनुच्छेद 170, राज्य की लोकसभा भी बोलते हैं इसको। और विधानसभा विधान मंडल का प्रथम, निम्न और अस्थायी सदन है, ठीक है। सदस्य संख्या इसकी 500 और मिनिमम हो जाएगी 60। सर्वाधिक यूपी की है 403, महाराष्ट्र की है 288, गोवा में है हो जाएगा आपके पास 40, और मिजोरम 40, सिक्किम 32, यह अपवाद है, और दिल्ली का हो जाएगा 70, और पांडिचेरी का 30, ओके। राज्य
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति जिम्मेदार होती है और शपथ प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, तत्कालिक अध्यक्ष होता है वो इसको शपथ दिलाता है इनको। विधानसभा अपने अध्यक्ष और अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं करती है। क्लियर। राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और वहाँ पे पढ़ा था हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 214 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, भारत के पहले 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1862 में बने। इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन, कि भारत के पहले 3 हाई कोर्ट कहाँ पर बने थे, कब बने थे, ठीक है। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, और 1862 में बने थे, ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल 25 यानी 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां बना है वो अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। जजों की नियुक्ति, पदमुक्ति, त्यागपत्र, स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद शपथ CJH यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राज्यपाल के द्वारा, और एसोसिएट जज आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। कार्यकाल इसका हो जाएगा अधिकतम 62 ईयर्स, कम से कम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा का अनुभव प्राप्त हो। और राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में, खंडपीठ आपके पास जयपुर में, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपके पास इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इनके बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में आपके पास राज्यों के लेवल पर, और केंद्र के लेवल पर हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अपना, नेक्स्ट है अनुसूची, ठीक है। पूरी 12 अनुसूची को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। पहली अनुसूची आपकी भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा वेतन और भत्ते। तीसरे में वर्णन है आपका शपथ के बारे में। चौथे में वर्णन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 80 बोल देंगे इनको, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची में वर्णन है आपके पास संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में आपके पास भाषाएं। 9वीं में आपके पास भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का। तो इस तरीके से ये 12 अनुसूचियाँ हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपका तीव्र गति से। पहली में राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ। फिर नेक्स्ट राज्यसभा में सीटों का आवंटन, SC ST एक्ट, 80 त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची, भाषाएं, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज, और उसके बाद नगर पालिका। इस तरीके से ये अलग अलग 12 अनुसूचियों में अलग अलग 12 विषयों का वर्णन इस तरीके से किया गया है। आगे देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, और दोनों में विवाद का है तो अंतिम निर्णय है वो केंद्र का ही मान्य होता है। भाषा, पहले भारत में 14 भाषाएं संविधान में शामिल थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। और मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 में 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। तो इस तरीके से अलग अलग अनुसूची कब आई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों चीज़ें देखेंगे इनको। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, ये आपके पास हुआ था 1951 में, भूमि सुधार बोलते हैं जिसको। 10वीं अनुसूची आपके पास जिसको 52वां संविधान संशोधन बोलते हैं, दल बदल पर विरोध, 1985 में। 11वीं अनुसूची है आपके पास पंचायती राज, और इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, और 1992 में एक और हुआ था आपके पास 74वां। दोनों याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, 73 74 92 में ही हुए थे दोनों। इसमें नगर पालिका को आपके पास ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से चारों को याद रखना है, 1951, 1985, 1992 में दोनों। इस तरीके से यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो 42 से संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। कृषि आपके पास कुछ विषय देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि कृषि हो गया आपके पास, राज्य सूची का विषय है ये। भूमि सुधार हो गया, ये भी राज्य सूची का विषय है। मूल संविधान में हमारे पास था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची।
अभी वर्तमान में क्या है, 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरीके से ये हुआ आपका कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस। इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा संविधान का निर्माण किस तरीके से प्रारंभ होता है, किस तरीके से कमेटी बनती है, किस तरीके से रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड होती है, देन किस तरीके से आपके पास संविधान सभा बनती है और संविधान सभा के द्वारा किस तरीके से संविधान बनकर तैयार होता है, इसके बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने संविधान के बारे में पढ़ा, कौन कौन से आर्टिकल में किस किस विषय का वर्णन है। देन उसके बाद में हमने अलग अलग पद हैं जो भारत में, उनके वर्णन किया, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो गया, और भारत की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, संघीय मंत्रिपरिषद। तो एक एक के बारे में हमने सबके बारे में अलग अलग डिस्कस किया, आर्टिकल से रिलेटेड भी। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया आपके पास अनुसूची के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था अनुसूचियाँ। तो 12 अनुसूचियाँ थी, उनके बारे में एक एक के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस, राजनीति विज्ञान का आपके पास सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका पूरा सिलेबस, हमने डिस्कस कर लिया नोट्स के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। आपको बहुत जल्दी से रिवीजन करना हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।